हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल में महासागरीय धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझेंगे कि यह धाराएं होती क्या हैं, ये उत्पन्न कैसे होती हैं और किन प्रभावों के अधीन ये चलती हैं। याद रखिए कि ये जो महासागरीय धाराओं से संबंधित जो वीडियो है, इसे हमने कुल 4 पार्ट में रखा है। एक पार्ट में हम जो पहला पार्ट है, इसमें यह समझेंगे कि आखिर ये धाराएं होती क्या है, कैसे उत्पन्न होती हैं और इनका प्रभाव क्या क्या होता है। दूसरे पार्ट में हिंद महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में अटलांटिक महासागर की धाराओं के पढ़ेंगे और चौथे पार्ट में प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रथम वीडियो है, हम इसमें उन तीनों महासागरों के धाराओं का संक्षिप्त रूप से भी चर्चा कर लेंगे, ताकि जब हम क्या कहते हैं ग्राफ पर समझेंगे, पढ़ें, तो ध्यान रखने में या याद करने में कोई झमेला समस्या नहीं। तो इन्हीं बातों के अधीन आज ये प्रथम वीडियो है महासागरों के धाराओं के बारे में। तो देखिए, कुछ तथ्य हमने लिख रखे हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। हेडिंग है महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स। अब देखिए, सागरीय गतियों में धाराएं सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। यह जल को हजारों किलोमीटर तक बहा ले जाती हैं। जो सागरीय धाराएं होती हैं वो समुद्री जल को बहुत दूर तक आगे ले जाती हैं, बहा के ले जाती हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सागरीय जो धाराएं होती हैं वो सागरों के सतहों पर ही चला करती हैं, बहुत गहराई में नहीं चलती। बहुत गहराई में महासागरीय धाराएं नहीं चलती हैं। और ध्यान रखेंगे कि सागर की जो जल है वो 2 प्रकार से गति करती है। एक ऐसे मतलब आगे चले जाती हैं, और एक ऊपर नीचे, यानी कि जहां पे होती हैं वहीं पे आगे वो गति करती है। खैर, वो कैसे करती हैं हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तथ्यों को ध्यान रखिए। यह धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग करते हैं। प्रश्न आपसे यही पूछेगा कि धाराएं पृथ्वी के तापमान में संतुलन करती हैं या नहीं करती हैं। तो करती हैं। कैसे करती हैं इसको समझिए। पूरे ग्लोब पर विषुववृत्त के चारों तरफ तापमान ऊंचा रहता है, सूर्य प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ की जो जल होगी वो गर्म होगी। विषुवत क्षेत्र से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ध्रुवों के पास तापमान ठंडा होगा, तो पानी भी ठंडी होगी, जल भी ठंडा होगा। तो जब कोई धारा ऊपर से यानी कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी, तो वो ठंडी होगी और अपने आसपास के वातावरण को ठंडी कर देगी। और जब कोई धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, तो गर्म प्रकृति में गर्म रहेगी और अपने आसपास के इलाकों को गर्म कर देगी। और इस प्रकार से वह तापमान को क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। खैर, हम वो ग्राफ पर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तथ्यों को देख लीजिए। तापमान के आधार पर महासागर की धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला उष्ण धाराएं यानी कि गर्म या हॉट, और दूसरा ठंडी धाराएं। आपने पढ़ सुना होगा, फला की ठंडी धारा, फला की गर्म धारा, पढ़े हैं ना। गल्फ स्ट्रीम हो गई, लेब्राडोर हो गई, पेरू की जलधारा हो गई, कैलिफोर्निया की जलधारा हो गई, क्यूरोसिबो की जलधारा हो गई। ये सब धाराओं के प्रकृति के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो प्रकृति के आधार पर यानी कि ताप के आधार पे जल धाराएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। अब है कि गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। इन जो धाराएं चलती हैं उनके गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है, तथा इसी आधार पर धाराएं निम्न प्रकार की होती हैं। धाराओं की जो गति होती है, आकार होता है और दिशा होता है, उसमें बहुत सारा अंतर होता है। उन्हीं अंतर के आधार पे धाराओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट,
भूगोल की किताबों में आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट, कहीं पे ड्रिफ्ट पढ़ रहे होंगे, कहीं पे स्ट्रीम पढ़ रहे होंगे और कहीं पे करंट पढ़ रहे होंगे। कभी जब हम शुरुआत पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं तो लगता है कि तीनों एक ही चीज़ है, नहीं, तीनों एक ही चीज़ नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। और जब आप करंट को पढ़ेंगे यानी कि धाराओं को पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी या समझ आपको होनी चाहिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए। तो प्रवाह किसे कहेंगे? यह पवन के वेग से सहारे मंद गति से आगे बढ़ती है, यानी कि जब कोई जलधारा या जब कोई जल पवन के वेग के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो उसे प्रवाह बोला जाता है। यानी कि जल है, कोई जल होता है नदी के समान बहुत तेज चल रही है, नहीं, तेज नहीं चलेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, या हो सकता है नहीं भी बढ़ रही हो, या सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे बचपन में कागज में के नाव चलाते थे और पानी को आगे करते थे तो नाव क्या करता था, अपना आगे पीछे कर रहा है। तो इस प्रकार से जब कोई जल समुद्र में बहुत ही मंद गति से हवा के सहारे हिल डोल रही है या आगे चल रही है तो उसे प्रवाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रवाह बोला जाता है। अंग्रेजी में उसे ड्रिफ्ट बोला जाता है। दूसरा है करंट। जब सागर जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो वह धारा कहलाता है, करंट कहलाता है। यानी कि धारा में दिशा होती है, चलेगी, थोड़ा तेजी से चलेगी, इससे यानी कि ड्रिफ्ट से तेज चलेगा। अगला है विशाल धारा यानी कि स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको कहेंगे? जब सागर जल विशाल मात्रा में भूतल नदी के समान प्रवाहित होता है तब उसे विशाल धारा या स्ट्रीम कहलाता है। आपने नाम सुना होगा गल्फ स्ट्रीम के बारे में, सुना है ना? गल्फ स्ट्रीम क्या होती है? वहाँ पे कुछ कुछ धाराएं आकर मिल जाती हैं और एक साथ सारी धाराएं नदी के समान अग्रसर होती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये है सामान्य सा परिचय किसके बारे में? ड्रिफ्ट के बारे में, करंट के बारे में और स्ट्रीम के बारे में। धाराएं दो प्रकार की होती हैं। गति, आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होने के कारण धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है या 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन ये तो तथ्य हो गई, समझेंगे कैसे? तो मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से धाराओं के बारे में समझा देता हूं। देखिए, समझना अलग सी चीज़ होती है और जो प्रश्न होते हैं वो अलग से होते हैं। जब आप समझ रहे हैं तो प्रश्नों को भी आसानी से आप हल कर लेंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने में बहुत कठिनाई होती है। ये देखिए, यह ग्लोब है हमारा, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। ये है विषुवत वृत्त। आपने देखा, आपने अपने भूगोल में देखा होगा या कहीं पर भी देखे होंगे। पृथ्वी जो है वो इस प्रकार से गति करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही होती है। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। तो जल जो है वो विपरीत दिशा में यानी कि इस ओर गति करेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। जल, सागर का जल, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो जल, सागर का जो जल होता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमणशील हो जाते हैं। जब ये जल घूमेगा, चलेगा, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रभाव किसका होता है? कोरियोलिस बल का होता है। अब कोरियोलिस बल का प्रभाव क्या होता है कि उत्तरी वृत्त में अलग और दक्षिणी वृत्त में अलग दिशा में विक्षेपित हो जाते हैं कोई भी चलयमान चीज जो होती है। इसके अलावा भू स्थिति अर्थात सागर का जल किन भूखंडों से टकरा रहा है, इसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है। खैर, वो आगे की चीज है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब जल विषुवत रेखा के साथ में चलता है तो उसे विषुवत
प्रवाह या धारा कहते हैं। विषुवतीय धारा प्रशांत महासागर में है तो प्रशांत महासागर विषुवतीय धारा, हिंद महासागर में है तो हिंद महासागर विषुवतीय धारा, अंध महासागर में है तो अंध महासागर विषुवतीय धारा। लेकिन इसमें भी दो होता है, ऊपर वाले को उत्तर बोला जाता है और नीचे वाले को दक्षिण बोला जाता है। तो इसको लिखेंगे उत्तरी विषुवतीय प्रवाह और नीचे वाले को लिखेंगे दक्षिणी हो जाएगा, दक्षिणी विषुवतीय प्रवाह या धारा। कहीं कहीं धारा लिखा रहेगा, कहीं कहीं प्रवाह लिखा रहता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि ये जो विषुवतीय प्रवाह होते हैं हमेशा गर्म होते हैं। जैसे उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह या धारा गर्म होगी, दक्षिणी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह या धारा गर्म होगी। उसी प्रकार से प्रशांत महासागरीय उत्तरी विषुवतीय धारा या दक्षिणी विषुवतीय धारा, हिंद महासागर में उत्तरी नहीं चलती है, सिर्फ दक्षिणी रहती है। तो ये सब धाराएं क्या होगी, प्रकृति में ये सब गर्म होती है। क्या होती है, गर्म होती है। तो अब ये चूंकि चल रही हैं तो ये गर्म है। अब देखिए क्या होंगी, जब ये धाराएं ऊपर की ओर जाएंगी, जब ये धाराएं क्या जाएंगी ऊपर की ओर, तो ये गर्म होंगी। क्या होंगी, गर्म होंगी। लेकिन जब कोई धारा ऊपर से नीचे आएगी तो ये क्या होगा, ठंडा होगा। जब कोई धारा नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वृत्त है और यहाँ पे क्या होता है, बर्फ होता है, ठंडी होती है धरती, तो जल भी क्या होगा, ठंडा होगा। तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही है, कौन सी धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है। इसके अलावा जब कोई धारा ठंडी है तो मान के चलिए कि वह विषुवतीय प्रदेश में ठंडे प्रदेशों यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों से आ रही है, और जब कोई धारा उष्ण या गर्म है तो वह विषुवतीय प्रदेश से ऊपरी प्रदेश यानी कि ध्रुवों की ओर जा रही है। इसके अलावा ठंडे जल धारा के पास ही विश्व के सारे रेगिस्तान पाए जाते हैं। वो हम एक एक करके चर्चा करेंगे जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे तब। यहाँ पे हमने सिर्फ ग्राफ से ये बताया कि ये विषुवतीय धारा होती है, उत्तरी भाग में उत्तरी विषुवतीय धारा, दक्षिणी भाग में दक्षिणी विषुवतीय धारा, तथा कथित जो भी महासागर आप पढ़ेंगे उसमें उसको सिर्फ जोड़ दिया जाता है। और ये क्या होते हैं, उष्ण होते हैं, गर्म होते हैं। और ये जो धारा जब चलती है तो इस पर कोरियोलिस बल का व्यापक प्रभाव पड़ता है। हालांकि सिर्फ उसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। अब इससे संबंधित अन्य विशेष तथ्य क्या होते हैं, हम इसको आगे आपको लिख करके बताते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के विभिन्न तथ्यों को। अब है कि समुद्री धाराओं के उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं या कौन से कारक होते हैं जो समुद्री धाराओं को उत्पन्न करते हैं। सवाल तो होनी चाहिए। तो पृथ्वी पर महासागरों में धारा उत्पन्न होने के जो प्रमुख कारण हैं उनमें पहला है पृथ्वी का घूर्णन। मैंने बताया कि धरती अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि जल अस्थायी रहना चाहता है, लेकिन जब धरती घूम गई तो उसके विपरीत दिशा में जल भी घूमने लगता है। आप इस प्रयोग को घर पे भी छोटे से गिलास बाल्टी कहीं पे भी करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल चलयमान होने लगती है। दूसरा, महासागरों से संबंधित कारण यानी कि ताप, लवणता एवं घनत्व में अंतर। देखिए पृथ्वी पर क्या है, ध्रुवों पर जल ठंडा होता है और विषुवत वृत्त के पास सूर्य तप ज़्यादा पड़ने के कारण पानी गर्म हो जाती है। जब पानी गर्म हो जाती है तो वो प्रवाहित हो जाती है। जब प्रवाहित होगी तो उस क्षेत्र को या उस जल को भरने के लिए ध्रुवों की ओर से जल आने लगती है और इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है। जैसे हम हवाओं के बारे में पढ़े हैं कि कैसे हवाएं विषुवत वृत्त के पास गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और फिर 30 डिग्री के आसपास जाके नीचे बैठती हैं ठंडी होकर के। सेम चीज़ यहाँ पे सागर के जल में भी है।
तीसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक में वायु दाब एवं हवाएं तथा बाष्पीकरण एवं वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे जल बहुतायत मात्रा में हो जाती है, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहाँ थोड़ा सा कम होता है। तो घनत्व में भी अंतर होता है इसके कारण, और इसके अलावा बाष्पीकरण में भी अंतर हो जाता है। लवणता में जो अंतर होती है वो हमने जो महासागरों से संबंधित कारक देखा था। इन सब में जब अंतर होता है तो जल क्या होती है कि प्रवाहित होने लगती है। जल क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है, एक दूसरे के जो कमी होती है उसको कम करने लगती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि धाराएं गतिमान हो जाती है। हालांकि ये सब छोटे छोटे कारक हैं। जो सबसे बड़ा कारक है धरती पर महासागरों के जल के प्रवाह का वो है घूर्णन, और दूसरा है वायु दाब एवं हवाएं। बाकी जो कारक है ये छोटे छोटे कारक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कारक है, ध्यान रखेंगे। अब है कि धाराओं की जो दिशा होती है उसमें परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन होते हैं। याद रखिए पीसीएस की परीक्षाओं में पूछता है। पहला है तट की दिशा तथा आकार। धाराओं की जो दिशा होती है, मान के चलिए कि भारत में ऐसे कोई धारा इधर से आएगा तो टकराएगा नीचे आ जाएगा, इधर से टकराएगा नीचे आ जाएगा, या नीचे से जाएगा तो इस तरह से जाएगा, नीचे से जाएगा तो इस तरह से जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि तट की जो आकृति होती है वो धाराओं की दिशा निर्धारित कर लेती है। जैसे हिंद महासागर की धाराओं को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुख्य भूमि यानी कि अफ्रीका के नीचे में जो मुख्य भूमि है पश्चिमी भाग का, उसमें और मेडागास्कर के बीच में कुछ गैप है। वहाँ से एक अलग धारा चलती है और मेडागास्कर के पूर्वी भाग से एक अलग धारा चलती है। तो मेडागास्कर की जो द्वीप है या मेडागास्कर जो खुद है एक छोटा सा इलाका है, वो धाराओं को यानी कि हिंद महासागर की धाराओं को दो भागों में बांट देता है। एक धारा मोजाम्बिक की धारा कहलाती है और एक धारा मेडागास्कर की धारा कहलाती है। और फिर जब ये नीचे दोनों नीचे मिल जाते हैं तो उन्हें फिर अगुलहास की धारा कही जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धाराएं जो होते हैं वो तट के अनुसार चलती हैं। कैलिफोर्निया की धारा सेम चीज़ है, क्यूरेसिवो की धारा भी वैसे ही है, क्यूराइल की धारा। दुनिया भर में जितनी भी छोटी छोटी धाराएं हैं वो तट की आकृति के अनुसार व्यवहार करती हैं। दूसरा होता है तलीय आकृति। तलीय आकृति का मतलब कि जो समुद्र की गहराई है इसकी आकृति कैसे, ये ऐसे है, ये ऐसे है, या एकदम से इस तरह से है। यदि इस तरह से है तो उसकी आकृति भी जो है वो धाराओं की दिशा को निर्धारित करती है। आपको जाननी चाहिए कि समुद्र के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ हैं। वो पहाड़ जो होते हैं वो जल के धाराओं को थोड़ी बहुत अच्छी निर्धारित कर लेती हैं। तीसरा है मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण जो है आपको हिंद महासागर में मिलेगा। उत्तरी हिंद महासागर में देखेंगे कि किस प्रकार से मौसमी परिवर्तन जो होता है वो धाराओं की दिशा परिवर्तित कर देती है। 6 महीने अलग और 6 महीने बिल्कुल अलग। ये जो होता है वो हवाओं का मौसमी परिवर्तन जो है समुद्र की धाराओं में भी परिवर्तन कर देता है। तो समुद्र की धाराओं में परिवर्तन करने वाले कारकों में कौन कौन है? तट की दिशा तथा आकार, तलीय आकृति, मौसमी परिवर्तन और पृथ्वी का परिभ्रमण। हमने आपको बताया कि ऐसे हटा देता हूं, जब भी पृथ्वी है ये इस तरह से गोल है, ये 0 डिग्री है, धाराएं इस तरह से चलती हैं। कोरियोलिस बल के कारण ये इधर मुड़ेगी और ये इधर मुड़ेगी। उत्तरी वृत्त में ऊपर में दक्षिणावर्त और नीचे में वामवर्त, ये इनका सीधा सा फंडामेंटल होता है कि ये कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ जाती है। तो पृथ्वी का परिभ्रमण भी जो क्या होता है इनके डायरेक्शन को चेंज कर देता है। किसके? धाराओं को। किसके? धाराओं को। अब है जो एक चीज पढ़े होंगे आप लोग, महासागरीय चक्र या समुद्री गियर्स या समुद्री जाइट। भंवर जो होता है, समुद्री जल जो होता है वो एक भंवर का रूप ले लेता है, उसे समुद्री गियर्स या जाइट्स बोला जाता है। ये कैसे होता है सो मैं आपको बतलाता हूं। ये धरती है, ये इस तरह से है, समुद्र का जल ऐसे जा रहा है, ये इधर मुड़ा, ऊपर से ठंडी जलधारा आई, फिर ये मुड़ा, फिर ये आ गया, फिर ऐसे मिल गया। ये इस तरह से एक गोला बना लेगा। ये यहाँ पर गोला बना लेगा,
ये यहाँ पर गोला ऐसे बना लेगा, ये गोला ऐसे बना लेगा। तो जलधारा क्या है इसको समझना पड़ेगा। ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा कही ये ऊपर की ओर मुड़ गया कोरियोलिस बल के कारण। ऊपर से ठंडी जलधारा जो आ रही थी वो भी मिल गई, ये भी इस तरह से प्रवाहित होने लगी। फिर यहाँ आया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया, फिर गर्म हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ठंडा हुआ, फिर नीचे आया। तो इस प्रकार से एक चक्र बना लेता है। इसी चक्र को गियर्स या भंवर या महासागरीय चक्र बोला जाता है। समुद्री भाषा में से जायर बोला जाता है, महासागरीय जायर, ओशियन जायर इसको बोला जाता है। सभी जो महासागर हैं उसमें ये मौजूद होते हैं, ठीक है। सब में दो दो हैं, हिंद महासागर में एक है। कौन है इसको एक नज़र देख लेते हैं। यह एक जलीय भंवर है जो पृथ्वी के घूर्णन एवं हवा के पैटर्न से बनती है। पृथ्वी, मैंने आपको बताया कि कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है और साथ ही हवा के पैटर्न से बनती है। याद रखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो जाइट्स बनते हैं इसके बीच का इलाका शांत होता है। आपने पढ़ा होगा सारगैसो सागर। कौन सा सागर? सरगैसो सागर। सरगैसो सागर जो होता है शांत इलाका, क्योंकि उसके चारों तरफ जो समुद्री जल है एक भंवर की भांति चल रही है, तो बीच का इलाका क्या हो जाएगा? शांत हो जाता है। तो परिभाषा इसका क्या है कि यह एक जलीय भंवर है जो पृथ्वी के घूर्णन एवं हवा के पैटर्न से बनती है। प्रकार किसके? जाइट्स के। तो प्रकार, समुद्री गियर्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला उपध्रुवीय गियर्स। कौन सा गियर्स? उपध्रुवीय गियर्स। उपध्रुवीय गियर्स मतलब ऊपर में जो होगा, उपध्रुवीय गियर्स। दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय गियर्स और तीसरा होता है उपोष्णकटिबंधीय गियर्स। ये 3 प्रकार के गियर्स जो होते हैं वो हमारे समुद्री इलाकों में पाए जाते हैं। कौन कौन? उपध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। और वर्तमान में पूरी दुनिया में 5 गियर्स जो हैं वो बहुत ही प्रभावी हैं और उनका अध्ययन किया जाता है। कहाँ कहाँ? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हमने जो बनाया, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और एक हिंद महासागर में। हिंद महासागर वाला जो है ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और विषुवत रेखा से नीचे की ओर यानी कि दक्षिणी इलाके को मिलाकर के एक गियर्स का निर्माण करता है। तो 5 प्रकार के गियर्स हैं जो अभी वर्तमान में अध्ययन में है। और साथ ही गियर्स की जो प्रकृति है यानी कि इनके इलाकों के उष्णता के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? उपध्रुवीय, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। तो ये था गियर्स। गियर्स को या जाइट्स को सीधा सा मान के चलिए कि हवाओं का नहीं, समुद्री जल का भंवर है जो पृथ्वी के घूर्णन और हवा के क्या कहते हैं, प्रभाव के अधीन होते हैं। समझ रहे हैं बात को? समुद्री जाइट्स या गियर्स के बारे में पढ़े हम। अब देखते हैं विभिन्न महासागरों के ठंडी एवं गर्म जल धाराओं को, जिनसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अब एक नज़र आप देख रहे होंगे महासागरों के धाराओं के बारे में। मुख्य धाराएं जो हैं वो हमने लिख रखी हैं। अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में। हिंद महासागर में अगुलहास, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और साथ ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, यही 3 धाराएं महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है हिंद महासागर में वो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। क्या होता है? उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हिंद महासागर में। बाकी आप देख रहे होंगे क्या उसको बोलते हैं, महासागर के धाराओं के बारे में। जो हॉट है हमने उसके आगे हॉट लिखा है, जो कोल्ड है उसके आगे हमने कोल्ड लिखा है। हमने आपको बताया था कि विषुवतीय रेखीय प्रवाह जहां पर भी होगा वो क्या होगा? वो हॉट ही रहेगा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है वो धाराएं नहीं है, बहुत सारे धाराओं का जोड़ भी है, इसलिए उसको स्ट्रीम बोला जाता है, या खाड़ी की धारा भी उसको बोला जाता है। वो हॉट है। फ्लोरिडा की धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा, कनारी की धारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा और बेंगुला धारा, ये सब धाराएं जो है वो अंध महासागर में बहती हैं। 3 विषुवतीय के बाद क्यूरोसिवो की धारा। याद रखिए कि जिस प्रकार से गल्फ स्ट्रीम
विभिन्न क्या कहते हैं आपका धाराओं का जोड़ है, वैसे ही किरोसिवो भी कैसे है, जब हम पार्टिकुलर अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से आगे बताऊंगा। ये सिर्फ रिमाइंड करने के लिए हमने दे दिया आपको यहाँ पे। सुसीमा की धारा, ओयासिबो या क्यूराइल की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू धारा, पेरू की धारा को हम्बोल्ट धारा कहा जाता है। अब हम्बोल्ट धारा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि जर्मन विद्वान हम्बोल्ट ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा कहा जाता है। एल नीनो और ला नीना ये प्रशांत महासागर में ही उत्पन्न होता है और इसका व्यापक प्रभाव हमारे मानसून पर पड़ता है। कैसे पड़ता है वो बताऊंगा मैं आपको। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन। याद रखिए कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ऑस्ट्रेलिया जो इस तरह से है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा दोनों में अंतर है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा जो है वो प्रशांत महासागर की है और गर्म जल धारा है। कैसी है? गर्म जल धारा है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो हिंद महासागर की है और ठंडी जल धारा है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए कि जब महाद्वीपों के किनारों से ठंडी जल धारा गुजरती है तो वहीं पे क्या होता है? मरुभूमि होती है। ऑस्ट्रेलिया के 5 मरुभूमि जो है वो इसी के आसपास आते हैं, ध्यान रखेंगे। खैर आगे रिमाइंड कराते चलूंगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा हिंद महासागर में, मोजाम्बिक तथा अंगुलहास धारा हिंद महासागर में हॉट है ये, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा ठंडा है, हिंद महासागर की है। मेनली आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कंफ्यूजन दूर रखना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर की धारा है और ठंडी जल धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई महासागरीय धारा प्रशांत महासागर की जल धारा और गर्म जल धारा। अंगुलहास या अगुलहास और मोजाम्बिक की जो जल धारा है वो हिंद महासागर की धारा है और दोनों गर्म है। अगुलहास की धारा इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के या अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु को वो टच करती है, जिसका नाम अगुलहास है, इसलिए उसे अगुलहास की धारा कहा जाता है। मोजाम्बिक की धारा चूंकि मोजाम्बिक के तट से निकलती है इसलिए उसे मोजाम्बिक की भी धारा कहा जाता है। इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये धाराओं के बारे में एक छोटा सा माने हमने क्या कहते हैं इसको रिमाइंड करने के लिए आपको दे रखा है, लिख रखा है। बाकी आप किताब पढ़ें, नोट्स बनाएं, ज़्यादा श्रेयस्कर आपके लिए रहेगी। तो अब एक एक करके पहले अंध महासागर, फिर प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको बताएंगे कि कौन सी धाराएं कैसे चलती हैं, आप उसको देखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिए, लेकिन किताब जरूर पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।